जय हिंद बच्चों, आज क्लास 11 फिजिक्स के 5th चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का 20th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 5.20 और एक छोटा सा सिंपल सा हमें डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन क्या है उसको पहले समझेंगे, किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। मैंने वो क्वेश्चन लिख रखा है, आप इधर देखें। फाइंड एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है, एक रिलेशन या एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि कोई फॉर्मूला हमें फाइंड करना है, वो हमें ड्राइव करके लाना है। फॉर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन व्हेन अ बॉडी इज मेड टू स्लाइड डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक ब्लॉक किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है और उसे हमें नीचे लेके आना है घसीट के, खींच के, और तो उस कंडीशन में वर्क डन कितना होगा। देखो एक चीज समझना, कोई भी सरफेस परफेक्टली फ्रिक्शन लेस नहीं होता है, उस पर फ्रिक्शन कुछ होता ही होता, थोड़ा हो ज्यादा हो वो बात नहीं, लेकिन उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस जरूर होगा अगर हम किसी को ड्रैग कर रहे हैं या किसी को रोल करा रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे हमने पहले 9th क्लास में भी क्वेश्चन पढ़े वर्क डन के, वहां पर हम ये कंसीडर कर लेते थे कि फ्रिक्शन वहां प्रेजेंट नहीं है। तो लेकिन आप ये समझ लें, ऐसा कोई सरफेस नहीं होता है जिस पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना होता हो। ठीक है ना, ठीक है। और यहां पर समझना है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, पूछा भी जाता है, जब कोई रफ सरफेस होता है और हम उसे स्मूथ कर देते हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, स्मूथ। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए कि किसी रफ सरफेस को हमने एक्स्ट्रा स्मूथ कर दिया तो ध्यान रखना, तो कहना फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। यानी कि रफ सरफेस है, उसे स्मूथ कर दिया तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और उन्होंने कहा एक्स्ट्रा स्मूथ है तो हम बोलेंगे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हमें करना क्या है कि ब्लॉक रखा है इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, ये जो ए बी प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो उसी सरफेस को हम इंक्लाइंड प्लेन बोल रहे हैं। इसका मतलब ये सरफेस इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, यानी कि ए बी जो है ए सी के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो ये जो ए बी हो गया ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन हो गया, यानी कि इसका कुछ इंक्लिनेशन है, कुछ एंगल बना रहा है। हमें इस ब्लॉक को, जिसका वेट जो है mg या मास m है और वेट mg है, इसको नीचे घसीट के लाना है। यानी कि ये जो थीटा है ये एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा नहीं है। यानी कि ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। देखो अगर एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उससे देख सकते हैं, मेरा लेक्चर भी है इस पर। तो अगर देखो मैं आपको पॉइंट बता दूं, ये थीटा की वैल्यू अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगी तो ब्लॉक खुद ही स्लाइड होकर आ जाएगा नीचे, और थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज के बराबर या उससे कम होगी तो ये ब्लॉक नीचे खुद नहीं आएगा, तब इसे हमें लाना पड़ेगा नीचे की तरफ। तो मैंने क्या कहा, यहां पर थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से कम है, एंगल ऑफ रिपोज से कम है। अब आप बोलोगे सब ये एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू होगी कितनी, तो देखो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि जो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू हमने, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो tan थीटा, जो थीटा एंगल ऑफ रिपोज है वो म्यू एस के बराबर होता है। अगर म्यू एस की वैल्यू पता है हमें इस इंक्लाइंड प्लेन के लिए, तो हम थीटा निकाल सकते हैं। तो म्यू एस की वैल्यू अलग अलग इंक्लाइंड प्लेन के लिए अलग अलग होगी, तो अलग अलग होगी तो इसलिए थीटा भी अलग होगा। बात समझ में आया? ठीक। अब दूसरी चीज ये देखें कि हमें इसे नीचे लाना है, तो देखो वेट इसका नीचे की तरफ लग रहा है, तो हमने इस वेट को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। देखो अगर बहुत सारी चीजें जो इसमें बेसिक है वो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में यानी कि 5.19 में एक्सप्लेन किए, तो अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इससे पहले 5.19 वाला देख लें, तो उसमें ये एंगल इस एंगल के बराबर क्यों होता है मैंने उसमें प्रूव करके ये बताया। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो एक सीरीज से देखेंगे तो आपको सही समझ आएगा। तो अगर ये वाला टॉपिक देख रहे हैं तो इससे पहले वाला आप देख लें तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये थीटा एंगल बराबर होता है, ये मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ 5.19 में। अब तो हमने क्या करा, ये जो वेट है ये mg है, तो हमने इसको दो पार्ट में तोड़ा, तो एक कंपोनेंट बना mg cos थीटा और एक ये बना mg sin थीटा।
जिसके साथ थीटा लेते हैं उसके साथ कॉस थीटा लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर हमने थीटा लिया ना, तो इसीलिए इस वाले कंपोनेंट को लिखा, ये वेट के दो कंपोनेंट, एक ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, हम क्या बोलते हैं, वेट के दो कंपोनेंट। वेट को दो पार्ट में तोड़ा है, समझ लो जैसे वेट, ये ऐसा पेन है, हम इसे काट दें बीच में से, आधा पेन इधर कर दें आधा पेन ऐसे, तो वेट को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, तो एक कंपोनेंट बना mg cos थीटा, एक mg sin थीटा। अब वही क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे क्यों नहीं लिखा हमने mg cos थीटा, यहाँ sin थीटा, तो देखो उसका रीजन ये है कि हमने थीटा यहाँ लिया है ना, तो इसीलिए इसको लिखा mg cos थीटा और इसको लिखा mg sin थीटा। और अगर हम यहाँ थीटा ले लेते ये वाला एंगल, तो हम इसे लिखते हैं mg cos थीटा, इसे लिखते हैं mg sin थीटा, लेकिन कंडीशन ये है कि ये थीटा बराबर होता है, ये थीटा बराबर होता है। जब ये थीटा बराबर होता है तो हम फिर इसी को तो थीटा लिख सकते हैं, ये और ये बराबर नहीं होता है, तो हमने जब इसको थीटा लिया है तो हम इसे थीटा क्यों लेंगे, तो हम इसी को थीटा लेंगे। अब हमें इसे स्लाइड करके नीचे लाना, तो देखो एक चीज़, ये जो mg sin थीटा है ये तो इसे नीचे लाने की कोशिश कर ही रहा है, जब ये नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इसे नीचे ला नहीं पा रहा है, ये इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि जब ये इस पे नीचे लाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है F, ये क्या कर रहा है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, अब हम क्या चाहते हैं कि हम इसे नीचे ले आए, तो लेकिन हम यहाँ कंडीशन ही देख रहे हैं कि जो Fk की वैल्यू है इस mg sin थीटा से ज़्यादा है, इसीलिए तो ये नीचे नहीं ला पा रहा है। अब ऐसे समझ लो, जैसे मैं मान लिया ये Fk जो है इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं 10, और इसमें से मैंने माइनस करा mg sin थीटा को, इसकी वैल्यू जो है 7 है, यानी कि mg sin थीटा, इस पूरे को सॉल्व करके 7 आ रहा, मैं मान लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, देखो Fk तो ज्यादा है और ये जो है ये कम है, तो ये ब्लॉक तो नीचे आ नहीं सकता, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा F, ये लिखा मैंने 3, यानी कि 3 न्यूटन। तो जो डिफरेंस आया 3 न्यूटन, यानी कि 3 न्यूटन का अगर मैं फोर्स नीचे लगा दूं तो ये ब्लॉक स्लाइड होकर नीचे आ जाएगा। भाई इतना ही तो डिफरेंस आ रहा है, 3 न्यूटन, यानी कि मैं इसमें नीचे की तरफ अगर अप्लाइड फोर्स F लगा दूं, अब वो फोर्स कितना होना चाहिए, वो फोर्स 3 न्यूटन का। अब लग रहा है 3 न्यूटन का कैसे हो जाएगा, ये तो जस्ट इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस कर रही, तो 3 का मतलब मैंने अभी इससे पिछले लेक्चर में बताया, 3 से जैसे 3 न्यूटन आ रहा है, यानी कि ये नीचे की तरफ लग रहा है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है। अब इसकी वैल्यू हो गई 10 और इसकी हो गई 7, तो डिफरेंस आया 3। तो 3 न्यूटन का मतलब ये है, अगर मैं 3.0000001 लगा दूंगा तो स्लाइड होकर नीचे आ जाएगा, राउंड ऑफ करके तो 3 लिखेंगे। तो ये समझ लो कि अगर हम 3 न्यूटन का फोर्स लगा दें, जो डिफरेंस आ रहा तो ये नीचे स्लाइड होकर आ जाएगा। तो यही हमारी इक्वेशन बनती है बच्चों, देखो कि F के ज्यादा है, उसमें से हमने mg sin थीटा माइनस कर दिया, F के ज्यादा उसमें से mg sin थीटा माइनस कर दिया। बात समझना, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई देखो mg sin थीटा क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है, F क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है, Fk क्या है, ऊपर की तरफ लग रहा है। इन दोनों के सम को आप इसके बराबर रख सकते हो, क्योंकि ये दोनों से नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये से ऊपर की तरफ लग रहा है। तो अगर आप इस टर्म को लेफ्ट में ले आओगे तो क्या हो जाएगा, F प्लस mg sin थीटा आ जाएगा और यहाँ Fk आ जाएगा। तो आप इससे भी समझ सकते हो, बहुत आसान तरीका कि F के ऊपर की तरफ लग रहा है, mg sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, ये 10 न्यूटन, ये 7 न्यूटन, 10 - 7 आ गया 3 न्यूटन का फोर्स लगा तो नीचे आ जाएगा, वही है। न्यूमेरिकल वैल्यू तो लिखना नहीं है। अब Fk की जगह क्या लिखेंगे, म्यू के आर, Fk किसका रहा था, म्यू के आर, और इसको तो एज इट इज लिख दो mg sin थीटा, और F के प्लेस पे लिख दिया F। अब ये जो म्यू के की जगह, तो म्यू के लिए R की जगह लिखेंगे mg cos थीटा। अब ये mg cos थीटा कैसे आ गया, देखो ये R का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और ये mg cos थीटा का डायरेक्शन नीचे की, तो ये R जो है वो mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, या बोले उसके बराबर है। आप कहो कैसे बराबर है, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि देखो अगर R ज़्यादा हो जाएगा mg cos थीटा से तो ब्लॉक उड़ जाएगा आसमान में, ऐसा हो नहीं रहा। mg cos थीटा R से ज़्यादा होगा तो ये ब्लॉक धंस जाएगा इस इंक्लाइंड प्लेन में, ये भी नहीं हो रहा है।
ब्लॉक तो स्लाइड करके नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये आर एम जी कॉस थीटा के बराबर होता है। इंक्लाइंड प्लेन पर आर एम जी कॉस थीटा के बराबर होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आर जो होता है एम जी के बराबर। ऐसा बनाते नहीं बनाते हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस तरीके से कि भाई वेट नीचे की तरफ लग रहा है और आर कहाँ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, तो यहाँ ये आर एम जी को बैलेंस करता है। देखो एक क्वेश्चन और भी पूछ लेते हैं आपसे, बोलते हैं एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते, ये क्वेश्चन पूछते हैं, वो बैलेंस क्यों करते हैं। तो देखो इसका बहुत आसान सा आंसर है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये ऐसे टेबल पे रखा हुआ है। अब ये ब्लॉक एक्शन कहाँ कर रहा है, यानी अपने वेट की वजह से टेबल पे फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, तो ये mg क्या होगा, इसका एक्शन, यानी कि ये अपने वेट की वजह से फोर्स लगा रहा है। टेबल इस ब्लॉक पर एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है, वो हो गया नॉर्मल रिएक्शन। एक्शन किस पे हुआ, टेबल पर, यानी ब्लॉक ने किस में फोर्स लगाया, टेबल पर, और टेबल ने किस में फोर्स लगाया, ब्लॉक पर। तो एक्शन रिएक्शन दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पर नहीं हो रहा है, एक्शन हो रहा है टेबल पर और रिएक्शन हो रहा है ब्लॉक पर, इसीलिए वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, वो एक दूसरे को बैलेंस करते, इसलिए हमेशा बोलते हैं हम बैलेंस कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा है तो लिख देना कि एक्शन रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन, उसके बाद भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, क्योंकि वो एक दूसरे को इसलिए कैंसिल नहीं करते क्योंकि वो एक ही बॉडी पे नहीं लगते ना, वो तो एक्शन अलग बॉडी पे और रिएक्शन अलग बॉडी पे, तो वो एक दूसरे को बैलेंस करते, अगर एक पे लग रहे होते तो वो कैंसिल कर देते। तो ध्यान रखना इंक्लाइंड प्लेन पर आर एम जी कॉस थीटा के बराबर होता है, माइनस ये इसको ऐसे लिख दो एम जी साइन थीटा, ये एफ आ गया। अब आपने क्या करना है, एफ इज इक्वल टू, इसमें भी एम जी है इसमें भी एम जी, तो दोनों में से एम जी कॉमन ले लो, तो एम जी आ गया और ये आ गया म्यू के कॉस थीटा। म्यू के आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, और माइनस साइन थीटा, तो आ गया। अब फोर्स अगर हमें निकालना है वर्क डन, वर्क डन कितना लाना है, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक इस ब्लॉक को घसीट के लाना है, तो कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स तो हम निकाल लिए हैं, तो फोर्स की जगह लिख दिया हमने, ये लिख दिया, क्या लगा, म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और एस की जगह ऐसे लिख दो, बस हो गया हमारा एक्सप्रेशन डिराइव। ये हमारा डेरिवेशन ड्राइव होगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इन मूविंग अ बॉडी डाउन टू एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन से नीचे घसीट के खचेड़ के इसको लेके आ रहे हैं, तो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन होगा, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसमें थोड़ा और बेसिक सी चीज़ें समझना चाहते हैं तो आप इससे पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने वो, उसमें क्या है, उसमें हम एक ब्लॉक को ए से बी पे ले जा रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, अप टू एन इंक्लाइंड पर ले जा रहे हैं, काफ़ी सिमिलर हैं, उस इसमें ऊपर से नीचे ला रहा है, कॉन्सेप्ट वैसे ही लग रहे हैं, तो आपको चीज़ें समझना है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बच्चों अगर आपको कोई लेक्चर पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई दिक्कत होती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, किसी टॉपिक में है तो मैं उस पर लेक्चर बना दूंगा। टेंशन बिल्कुल ना लें, फ्री माइंड होकर पढ़ाई करें, कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।